हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेकिन शुरुआत होगी आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एमएसएमई डे अलग होता है। यहाँ पर एमएसएमई डे को 27 जून को सेलिब्रेट किया गया और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे। स्मॉल इंडस्ट्रीज का भी कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसलिए यहाँ पर एक पैकेज या फिर पॉलिसी अनाउंस की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब? 30 अगस्त 2000 में, जिसके बाद 2001 से 2001 से हर साल हम नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये स्मॉल इंडस्ट्री क्या होती है? जो छोटे स्किल पे काम करने वाले उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती हैं, और वो एमएसएमई के अंदर ही काम करती है। मतलब इनकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ही है। ऐसी कोई भी कंपनी या छोटी सी फर्म जिसमें आपने मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए अप टू 10 करोड़ रुपीस खर्चा किया हो, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा आपका खर्चा ना हो, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट विथ नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 50 करोड़, इसे हम स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। और ये भी आपके मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर वर्क करती हैं। क्लियर? तो आज हम सेलिब्रेट कौन सा दिन कर रहे हैं? तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कर रहे हैं। एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट होता है? तो 27 जून को एमएसएमई डे सेलिब्रेट होता है। तो ये तो हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट डे। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है, फिर हम बात करेंगे स्टेट न्यूज पे। स्टेट न्यूज के बाद हमें बात करनी है आज गुरु ग्रंथ साहिब पे, और बहुत सारे एमसीक्यू भी हैं। वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा वो सारे एस्पिरेंट जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो जो चाहते हैं कि बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ मुझे थोड़ा सा काम भी मिल जाए, तो इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। एंड यहाँ पर 500 अप्रेंटिसशिप निकाली गई हैं जिसमें आपको 15,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी या स्टाइफन आप बोल सकते हैं। तो एक बार आप विजिट कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन नेवल एकेडमी। हमारे जो नेवल पर्सनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। उनमें से एक है इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है, और यहाँ पर जो इंडियन नेवल एकेडमी है उसके कमांडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर। तो वाइस एडमिरल, ठीक है, जिनका नाम है CR प्रवीण नायर, और ये अब इंडियन नेवल एकेडमी के नए कमांडेंट है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? आंसर हो जाएगा विनीत मैकार्थी को। विनीत मैकार्थी को इन्होंने सक्सीड किया है। जो भी कैंडिडेट एसएसबी से सिलेक्ट होते हैं, जो आपकी 10+2+ बीटेक से जो एंट्री होती है, उन सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेवल एकेडमी में। ओके, चलिए अगला नाम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली दो नाम है। पहला नाम आता है सैनॉन गैब्रियल। सैनॉन गैब्रियल वेस्ट इंडीज के आपको क्रिकेटर देखने को मिलेंगे और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। अगला नाम आता है डेविड मलान। तो डेविड मलान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, मतलब इंग्लैंड के बैट्समैन हैं। एंड मलान इज वन ऑफ द 2 इंग्लिश बैट्समैन अदर देन द जोस बटलर जिन्होंने सभी फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट मतलब आपके ODI, T20 और टेस्ट में, तीनों में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी हिट की है। तो आपको बस प्लेयर का नाम याद रखना है कि क्रिकेट से एसोसिएटेड है, एक वेस्ट इंडीज से है और दूसरे इंग्लैंड से है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है रिटायरमेंट वाली एज क्वेश्चन से। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। सो वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुटेनबर्ग स्वीडन में हुई थी और 100+ कैटेगरी में विशाखापत्तनम के V श्रीरामुल्लू ने पार्टिसिपेट किया था और इनकी एज 101 ईयर है और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल 3 अलग अलग कैटेगरी में जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल इनको मिले हैं। एक गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में, दूसरा मिला है शॉट पुट में और तीसरा डिस्कस थ्रो में इनको मेडल मिला है। ठीक है, और ये फॉर्मर सेलर रहे हैं आपके INS विक्रांत में। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम भी आप याद रख लीजिएगा। 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। अगला नाम आता है यहाँ पे इंडिया के एक फेमस बैडमिंटन कोच है जो कि विशाखापत्तनम से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है MV मुरली कृष्णन।
MV मुरली कृष्णन जो कि बैडमिंटन कोच है, इंडिया से हैं, विशाखापट्टनम से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली इनको इंडियन टीम का कोच बनाया गया है फॉर द पैरा ओलंपिक गेम्स इन द पेरिस, ठीक है। और इन्होंने एक लक्ष्य बैडमिंटन एकेडमी के भी फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ और 2 नाम हैं, उनको और देखेंगे। सबसे पहला नाम है ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन। ये है ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन, और इन्होंने रिसेंटली 61st एडिशन नेशनल चेस चैंपियनशिप का जीत लिया है, ठीक है। ये जो 61st एडिशन हुआ था नेशनल चेस चैंपियनशिप का, ये हरियाणा में हुआ था। हरियाणा चेस एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये इनका 2nd नंबर का टाइटल है। इसके पहले इन्होंने 2022 में भी इस टूर्नामेंट को जीता था, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीराम कैपिटल, द होल्डिंग कंपनी ऑफ द श्रीराम ग्रुप हैज अपॉइंटेड शुभश्री एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द CEO। तो यहाँ पे श्रीराम कैपिटल ने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO किसे बनाया है? शुभश्री को बनाया है, और इनका टेन्योर 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, ठीक। चलिए अगली कहानी समझते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी कहाँ पर हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हेल्ड इन द ब्राजील। तो ब्राजील में हुआ था और ये 17th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 17th एडिशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने टोटल यहाँ पर 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। तो टोटल 5 मेडल्स मिले हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी में। इंडिया के स्टूडेंट को 1 गोल्ड और 4 सिल्वर, तो टोटल 5 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में 8th पोजीशन पे है। इंडिया मेडल टैली पे 8th पोजीशन पे है। विनर कौन है? विनर है ईरान, और ईरान को 5 गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है। इंडिया को 1 गोल्ड मेडल आपको मिला है और 4 सिल्वर मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रिसेंटली, एक्चुअली ये न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो टर्म मैं बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जो आपकी स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजी आती है ना आपके अलग अलग SSC के एग्जाम में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी इनफैक्ट स्टेट एग्जाम पे पूछ लेता है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा RTM किससे एसोसिएटेड है? RTM मतलब राइट टू मैच। ये वर्ड क्रिकेट से एसोसिएटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में है, इसलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंडियन स्पिनर अश्विन क्वेश्चन RTM रूल अहेड ऑफ IPL 2025 ऑक्शन, इसलिए RTM रूल न्यूज में आ गया। RTM रूल को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में, और IPL एंड हैज नॉट बीन यूज्ड इन द IPL ऑक्शन सिंस 2018। अब यहाँ पे लंबे समय से RTM रूल को यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन वापस से अब जो अपकमिंग IPL होने वाला है उसके ऑक्शन से पहले अगेन चर्चा में आपको RTM रूल देखने को मिल रहा है। ये होता क्या है? तो देखिएगा, जैसे कि कोई एक टीम है, फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियन की टीम है, तो आप लोग टीम प्लेयर के नाम जानते हो, कुछ नाम ऐसे नोन फेस होंगे जो हमेशा मुंबई इंडियन में रहते हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर को अथॉरिटी दी जाती है, जो भी ओनर होते हैं, कि आप कुछ प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हो, ठीक है। जो प्रीवियस एडिशन में आपकी टीम में थे, आप कुछ प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, तो चलो कुछ प्लेयर्स को रिटेन कर लिया। अब फॉर एग्जांपल एक कोई प्लेयर ले लेते हैं, हार्दिक पांड्या ही ले लेते हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या को इन्होंने रिटेन नहीं किया, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी टीम में रहे, तो ऑक्शन में वो यूज कर सकते हैं एक कार्ड, उसका नाम है RTM, द राइट टू मैच। RTM में क्या होता है? फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या के लिए बिडिंग हो रही है, अब CSK है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स है, वो बिडिंग कर रहा है, कोई कह रहा है 20 करोड़ रुपए में हम खरीदेंगे, कोई कह रहा है 25 करोड़ रुपए में हम खरीदेंगे, ठीक है। बिडिंग हो रही है, चलो CSK की हाईएस्ट बिडिंग है 25 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे जो ऑक्शन करा रहे हैं वो MI से पूछेंगे क्या आप हार्दिक पांड्या को चाहते हो अपनी टीम में, तो वो कहेगा हम RTM यूज करते हैं, और जितनी वो बिडिंग हो रही है हम उतनी बिडिंग उस टीम को देके मतलब इनको रिटेन कर लेंगे। तो इस तरीके से अपने प्लेयर्स को वापस लाने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो RTM इज अ रूल थ्रू विच टीम्स कैन ऑटोमेटिकली गेट द प्लेयर who represented them in the previous session या previous season if they match the highlight bid placed by the franchisee। क्लियर है? तो इस तरीके से ये रूल अभी रिसेंटली न्यूज में है। अब यहाँ पे 2 और इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनको हम MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पर्सन है जोसेफ फ्रांसिस ए पेरेरिया। तो जोसेफ फ्रांसिस जो कि क्रिश्चियन है, वो भी कहाँ से? पाकिस्तान से। क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन विच स्टेट टू रिसीव इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
तो यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, नाम है जोसेफ फ्रांसिस, इनको रिसेंटली सिटीजनशिप दी गई है, नागरिकता दी गई है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। किस राज्य में? आंसर है गोवा। ठीक है, आपको तो पता है कि गोवा चर्चेस के लिए फेमस है, गोवा में क्रिश्चियंस भी ज्यादा हैं, तो गोवा इज द राइट आंसर। ठीक है, अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे देश में 6 माइनॉरिटीज हैं जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी एंड बुद्धिस्ट, जो हमारे नेबरिंग कंट्री में रहते हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनको यहाँ पे नागरिकता दी जाती है अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अगला नाम देखेंगे, फतेमा मज़रानी। फतेमा मज़रानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक पर्सन ऑफ विच कंट्री। ये पहली फीमेल स्पोक पर्सन बनी है, किस कंट्री की बनी है? आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो हमने डिस्कस किए। अब बात करेंगे स्टेट न्यूज़ पे। ओके, स्टेट न्यूज़ पे डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है। एक्चुअली मैं इस थंबनेल को चेंज कराने वाली हूँ, इसमें हम लिखवा देंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द एसएससी सीजीएल। ऐसा तो है नहीं कि सीजीएल बस कंप्यूटर पूछेगा, सीएचएसएल भी पूछेगा। ठीक है, रेलवे में भी समटाइम क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेट एग्जाम में तो आते ही हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट करा दूंगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स आने वाले हैं। दिस इज योर पार्ट 1 जहाँ पे हमने टॉप 100 कंप्यूटर के फंडामेंटल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, और उसके बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। और पार्ट 2 में एक्सेल, एमएस वर्ड और आपका जो ओएसआई मॉडल है उसको हम कवर करेंगे। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे इन 2 वीडियोस। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने प्रिंटर के बारे में बताया है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया है। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, उस पर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है। और डिफरेंट आजकल जो टर्म यूज हो रही है ना आपके हैकिंग से एसोसिएटेड, वो सारे टर्म्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। तो ये वीडियो यूजफुल होगा, आप इसको देख सकते हैं। कल ही मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है, तो ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, और सेकेंड वीडियो आज या कल में मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, चलिए, इसके अलावा एसएससी का भी पॉलिटी का जो टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज वो अवेलेबल है, जिसमें 30 पेपर है, 30 टॉपिक्स है। तो आप इसको अटेंड कर सकते हैं, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन भी शामिल है और आप अपने टेस्ट को एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, टेस्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा? आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, पूजा जैन क्लासेस, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है और वहाँ से आप इजिली इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेली करंट अफेयर्स होती हैं उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती है, तो आप पीडीएफ को भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। डन। चलिए, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब ये एक बहुत अच्छी सी पॉलिसी लेकर आया है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी। तो यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 वाज क्लियर्ड बाय द यूपी कैबिनेट। रिसेंटली इसको क्लियर किया गया है। ठीक है, अब ये क्या पॉलिसी है? तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूट्यूब पर है या फिर आप कह सकते हो इंस्टा पे हैं, उनको यहाँ पर एक तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की स्कीम्स को सपोर्ट एंड प्रमोट करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर अप टू 8 लाख रुपीज पर मंथ बेस्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड रीच एंड सब्सक्राइबर। क्लियर है? तो ये पॉलिसी लॉन्च की है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 ऑफर्स फाइनेंशियल इंसेंटिव to the social media influencer for promoting state scheme and the achievement। और यहाँ पर influencer can earn up to the 8 lakh rupees per month based on their platform, based on their subscriber, based on their reach। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। अंडर द पॉलिसी द गवर्नमेंट वुड गिव एडवर्टाइजमेंट टू एलिजिबल visual and the digital media firms and influencer active on the popular social media platform like a YouTube, Facebook, Insta, Twitter, etc। और उनको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मतलब जो पॉलिसीज है प्रमोट करने के लिए वो प्रोवाइड की जाएंगी, आपको वो पॉलिसीज प्रमोट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 तरीके से 4 ब्रॉड कैटेगरी में हमने यहाँ पे पूरे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को सेग्रीगेट किया है। मतलब आपका एक यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के अलावा आपका फेसबुक है, इंस्टा है और ट्विटर है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पेमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। और जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स या पॉडकास्ट होता है, उसके लिए पेमेंट अप टू 8 लाख रुपीज, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख होगी। डिपेंड करता है कि आपकी रीच कितनी है, सब्सक्राइबर कितने हैं।
सिंपल सी बात है। तो ये पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब यूपी गवर्नमेंट ने एक और काम किया है, हालांकि ये काम क्यों ही किया है चलो देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू ऑल स्टूडेंट ऑफ द संस्कृत स्कूल, और स्कॉलरशिप दे रही थी तो थोड़ा ज्यादा दे देते, इतना कम स्कॉलरशिप क्यों दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव स्कॉलरशिप टू ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन ओवर 500 संस्कृत स्कूल इन द स्टेट। तो जो उत्तर प्रदेश में 500 संस्कृत स्कूल है उसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबको स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले क्राइटेरिया था कि ऐसी फैमिलीज, ऐसे बच्चे जिनके फैमिली की एनुअल इनकम 50,000 रुपए से कम है उनको ही स्कॉलरशिप दी जाती थी। अभी ये वाला जो क्राइटेरिया है 50,000 रुपए वाला वो हटा दिया है, मतलब अब सभी के लिए है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव स्कॉलरशिप टू ऑल स्टूडेंट स्टडिंग इन ओवर 500 संस्कृत स्कूल इन द स्टेट। द स्टेट ऑल्सो रिमूव द कंडीशन दैट देयर फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 50,000 रुपीज एनुअली। अंडर दिस न्यू स्कीम अब स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी, 50 रुपीज, 50 रुपए पर मंथ विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 एंड 7। तो क्लास 6 और क्लास 7 के बच्चों को 50 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ एंड 75 रुपीज दिए जाएंगे क्लास 8 के बच्चों को। वहीं क्लास 9 और क्लास 10 का जो स्टूडेंट है उनको 100 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, और जो स्टडी करते हैं क्लास 12 और क्लास 11 में उनको यहाँ पे 200 रुपए पर मंथ दिया जाएगा अंडर द स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने रिसेंटली एक बिल पास किया है टू रेज द वीमेन मैरिज एज फ्रॉम 18 ईयर टू 21 ईयर। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो मैरिज टॉपिक है, मैरिज जो टॉपिक है ये आपके कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, मतलब आपकी समवर्ती सूची का विषय है। और आप सभी को पता ही है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी होता है। तो इसलिए मैरिज जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश असेंबली हैज पास द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। तो 2006 का जो बिल था उसको यहाँ पे अमेंड किया है 2024 के नाम से, ठीक है। और जिसमें कहा गया है, प्रपोज किया गया है कि जो मैरिज एज है वीमेंस की हिमाचल प्रदेश में वो 18 ईयर्स से इंक्रीज करके 21 ईयर्स 21 साल हो जाएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे याद आया है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों ने शारदा एक्ट के बारे में सुना होगा, और शारदा एक्ट भी चाइल्ड मैरिज से ही एसोसिएटेड है। तो अकॉर्डिंग टू द शारदा एक्ट उसमें कितनी मिनिमम एज लिमिट डिफाइन की गई थी फॉर द चाइल्ड मैरिज और फॉर द वीमेंस मैरिज, ठीक है। तो शारदा एक्ट के बारे में आप मुझे बताएंगे उसमें कितनी लिमिट थी, मतलब कितना साल था, 16 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पीएम चेयर 44th प्रगति इंटरेक्शन। अब 44th नंबर की प्रगति मीटिंग रिसेंटली चेयर की है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रगति का क्या मतलब है, प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रगति एक आईसीटी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी पर्सन्स हैं वो इन्वॉल्व यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो प्रगति मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं उनकी क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस है, उसको ही रिव्यू करना। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ प्रगति मीटिंग टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ द 7 की प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जिनकी टोटल वैल्यूएशन 76,000 करोड़ रुपीस है। इनको रिव्यू करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था एंड दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग इन द 3rd टर्म। तीसरे टर्म की ये पहली मीटिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस न्यूज को हमने पहले भी डिस्कस किया था जब लॉन्च होने वाली थी, अब फाइनली कमीशन हो गई है तो एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन टू बी कमीशन्ड बाय द राजनाथ सिंह टुडे, मतलब 29 अगस्त को कमीशन किया गया है और अभी हम 30 अगस्त में इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 10 AM की न्यूज़ है, तो मेरे करंट अफेयर्स 10 AM से थोड़े से पहले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन कमीशन बाय द राजनाथ सिंह, जिसका नाम क्या है, INS अरिघात है, और पहली जो हमने सबमरीन डिप्लॉय की थी उसका नाम था INS अरिहंत। तो INS अरिहंत और INS अरिघात आपको देखने को मिल जाएगा। INS अरिहंत को शॉर्ट में S2 कहते हैं, वहीं INS अरिघात को हम शॉर्ट में S3 कहते हैं, ठीक है।
इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत कमीशन इन 2018। इसको बनाया किसने है? बनाया है यहाँ पे शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापट्टनम में, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। सिंपल, ठीक है। मेंशन किया गया है कि बहुत जल्दी हम 3rd नंबर की सबमरीन को भी लॉन्च करेंगे, जिसका शॉर्ट में नेम होगा S4 और अदरवाइज इसका नाम क्या है? INS अरिदमन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर इसको कमीशन किया जाएगा। चलिए अब बात करेंगे INS अरिघात के बारे में। तो INS अरिघात जो है, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना पानी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन है और इसकी जो लेंथ है वो 112 मीटर लॉन्ग आपको मिल जाएगी। अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे INS अरिघात की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 12 से 15 नॉट्स आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, सरफेस पे, और 24 नॉट्स आपको मिल जाएगी जब ये सबमर्ज होता है, मतलब पानी के अंदर होता है। तो यहाँ पर एक और छोटा सा क्वेश्चन आ गया है मेरे दिमाग में कि 1 नॉट और किलोमीटर में क्या रिलेशन है? 1 नॉट इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच नॉट, ठीक है। क्योंकि आप जब समुद्र में होते हो तो हम किलोमीटर्स में बातें नहीं करते, हम समुद्र में नॉट्स में बातें करते हैं। तो ये भी आपका एक साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछ लिए हैं, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा है। क्योंकि पेपर आने वाले हैं, ये सब बेसिक बातें तो पता होनी चाहिए। स्पेशली अगर रेलवे एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हो तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके यूनिट से एसोसिएटेड होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं इसमें कौन कौन से वेपन्स रखे गए हैं। तो सबमरीन इज आर्म्ड विथ अप टू द 4 K4 SLBM, मतलब सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट अप्रूव 12 न्यू प्रोजेक्ट अंडर द NICDP प्रोग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज प्रिंट हुई है। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, जिनकी टोटल कॉस्टिंग 28,600 करोड़ रुपीस एस्टीमेट बताई गई है, ठीक है। जिसमें आपके कुछ रेलवे लाइंस भी होंगी, रेलवे लाइंस के अलावा आपके FM रेडियो चैनल्स भी होंगे, रोड नेटवर्क्स भी होंगे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी इसमें शामिल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ 12 न्यू प्रोजेक्ट इन द कंट्री एंड द 6 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये कौन रन करता है? तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। With this approval, the total number of projects to be developed under the National Industrial Corridor Development Program is 44। अब इसके पास टोटल 44 प्रोजेक्ट हो गए हैं। ये जो नए आपके प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं वो आपके कहाँ कहाँ लॉन्च किए गए हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कुरपिया इन उत्तराखंड, राजपुरा एंड पटियाला इन पंजाब, धीगी इन महाराष्ट्र, पलक्कड़ इन केरला, आगरा इन प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश, गया इन बिहार। तो आपको इन लोकेशंस की याद रखने की जरूरत नहीं है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? 28,000 करोड़ रुपीस है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये पहला इंडिया का कॉरिडोर है जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। इसको 2007 में अप्रूव किया गया था एंड इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बीइंग डेवलप्ड इन द कंट्री एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड विद द जापान असिस्टेंस। तो जापान के सहयोग के साथ ये हमारा पहला कॉरिडोर हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हुई है जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको कंट्री ने जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको बूस्ट करने के लिए इस बॉडी का फॉर्मेशन किया था। अंडर द एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद 44 इंडस्ट्रियल नोड्स एरिया और स्मार्ट सिटी आर बीइंग डेवलप्ड इन द 4 फेजेस। तो इनका काम है कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इनको डेवलप करने हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से ही काम करते हैं। इसका पर्पस क्या है कि भारत को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री, आपका जो विकसित भारत है वो डेवलप करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में। रिसेंटली पहले देखेंगे न्यूज में क्यों है, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो रिसेंटली हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है कि कतर हैज रिटर्न 2 स्वरूप और कॉपी ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब टू द इंडियन एम्बेसी इन दोहा। तो यहाँ पर 2 कॉपी थी कतर में। स्वरूप मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब की फिजिकल कॉपी होती हैं उनको स्वरूप कहा जाता है। तो 2 स्वरूप को यहाँ पे रिटर्न किया गया है इंडियन एम्बेसी में इन दोहा कतर में, इसलिए पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो
अब थोड़ी सी बातें करेंगे। स्वरूप क्या होता है? स्वरूप का मतलब होता है फिजिकल कॉपी ऑफ द श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको हम बीर भी कहते हैं इन पंजाबी, ठीक है, जिसको हम बीर भी कहते हैं इन पंजाबी। एवरी बीर हैज 1430 पेजेस विच आर रिफर टू एज अंग, ठीक है। यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है वो कंसिडर करती है कि गुरु ग्रंथ साहिब या फिर जो स्वरूप है वो लिविंग गुरु हैं और उनकी ही जो टीचिंग्स हैं उनको वो फॉलो करते हैं, विथ रिस्पेक्ट उनको रखा जाता है। यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एकमात्र अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी इसके पास है टू पब्लिश द बीर और द स्वरूप और द कॉपी ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, एंड दिस इज डन एट द अमृतसर। मतलब ऐसे कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता, केवल यहाँ पे जो अथॉरिटी दी गई है वो किसे दी गई है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दी गई है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब इज गवर्न्ड बाय द स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम सिख रहित मर्यादा कहते हैं। आपने देखा होगा जब कभी गुरु ग्रंथ साहिब जी को आपने जाते हुए अगर देखा होगा, जैसे कि एक बार मैं गुरुद्वारा गई थी तो प्रॉपर एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ बढ़िया एसी रूम में उनको रखा जाता है और जो कारपेट बिछा के उनको ऐसा मतलब हवा करते हुए बढ़िया सर पर रख के लाया जाता है। मतलब एक प्रॉपर रूल्स हैं। तो वही रूल्स यहाँ पे बोले गए कि इंस्टॉलेशन करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं। गुरुद्वारा हैव अ सेपरेट रेस्टिंग प्लेस एज वेल फॉर द स्वरूप, जिसको हम सुख आसन स्थान के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मॉर्निंग में रात में क्या होता है, जो स्वरूप या कॉपी होती है उनको रेस्टिंग रूम में रखा जाता है, नाइट में वो वहां पे रेस्ट करते हैं क्योंकि वो लिविंग गुरु मान रहे हैं, ठीक है। और फिर दिन के समय वापस से गुरुद्वारे में लाया जाता है। तो स्वरूप इज अगेन इंस्टॉल इन द सेरेमनी, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि सिख कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। डन। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिख लिटरेचर है, जैसा कि आपको पता है, आदि ग्रंथ जिसको हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं और दसम ग्रंथ। अब यहाँ पे बात हो रही है कतर के बारे में। तो पर्शियन गल्फ में आपको एक कंट्री मिल रही है जिसका नाम है कतर, एंड कतर की जो कैपिटल है वो दोहा है। यहाँ पे कतरी रियाल करेंसी और अरेबिक भाषा बोली जाती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल तहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली अनुभव पुरस्कार अवार्ड वॉज गिवन बाय द विच मिनिस्ट्री? तो अनुभव पुरस्कार दिए गए हैं रिसेंटली, मैंने आपको बताया था 15 लोगों को दिए गए हैं। सिंस 2016 अनुभव पुरस्कार दिए जा रहा है, जिसमें से 5 महिलाओं का अवार्ड दिया गया है, राइट। ये सारी बातें हमने की थी। तो अनुभव पुरस्कार कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर देता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है Spice Board under the Ministry of Commerce and Industry has launched a new scheme to boost export and enhance cardamom productivity. What is the name of this scheme? तो रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि स्पाइस बोर्ड ने एक नई स्कीम लॉन्च की है स्पाइसेस के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है स्पाइस्ड। ऑप्शन नंबर बी। Which e-commerce company has launched its artificial intelligence powered shopping assistant Rufus in India? तो किसने लॉन्च किया है? कल शॉर्ट न्यूज में हमने डिस्कस किया था, Amazon इंडिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as a new chairman and the chief executive officer of the railway board? और ये पहले दलित पर्सन बन गए हैं जिनको रेलवे बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन बनाया गया है। नाम क्या है? सतीश कुमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि चेयरमैन ऑफ आईसीसी जय शाह को बनाया गया है, जो कि रिप्लेस करने वाले हैं ग्रेग बार्कले को। फिर चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम बनाया गया है किसे? तो सिंधु गंगाधरन को बनाया गया है। चेयरमैन ऑफ टेक्सास इकोनॉमी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अरुण अग्रवाल को बनाया है। फिर नेस्ले के सीईओ कौन बन गए हैं? तो लॉरिएंट फ्रेक्स बन गए हैं। एंड चेयरमैन ऑफ द कॉग्निजेंट इंडिया राजेश बैरियार को बनाया गया है, जिन्होंने राजेश नंबियार को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, in August 2024, which insurance company launched the Sampoorn Raksha Promise term insurance product featuring an instant 3 lakh rupees payout on the death claim intimation and offers coverage up to the age of 100 year with option like a life promise and the life promise plus। याद करो ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। कौन सा प्रोडक्ट है ये? टाटा का, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिसेंटली जो अलग अलग इनिशिएटिव बैंकिंग सेक्टर में लॉन्च हुए हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है, जैसे कि बंधन बैंक ने अपनी सेविंग अकाउंट स्कीम को लॉन्च किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे
एक्सिस बैंक ने प्रीमस सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था, वीजा पावर्ड है। फिर यहाँ पे जब 78 इंडिपेंडेंट डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे तो आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, पूजा जैन CA 247, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, pujajain.currentafairs, तो वहां से भी आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु वॉन द इंडियन नेशनल चेस चैंपियनशिप टाइटल, किसने जीता है? अभी हमने देखा है सेकेंड टाइम किसने जीता है, ये आंसर हो जाएगा ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु वॉन द अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, तो अंडर 20 SAFF फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है किसने? बांग्लादेश ने। आप यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश की टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप जीत लिया है और ये इनका पहली बार है जब बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और भूटान ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था। Next, at the second ICC Emerging Asia Banking Conclave and Award, the bank that won the 4 awards, including the title of Best Small Finance Bank is, तो याद कीजिए कल मैंने बताया था टोटल 8 कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और 4 कैटेगरी में ये अवार्ड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2024, रिसेंटली हमने वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी? ब्रिजिंग बॉर्डर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द कोच ऑफ इंडियन टीम फॉर द पैरालंपिक गेम्स इन द पेरिस, तो फर्स्ट ही हमारा यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट वाला सेगमेंट था उस पर हमने डिस्कशन किया था, MV मुरली कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, Which two state recently announced the development of religious circuit कृष्ण गमन पथ, तो कृष्ण गमन पथ जो कि मथुरा से उज्जैन तक कनेक्ट करेगा, यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च अ नोबल सिंगल स्ट्रेंथ ओरल कोलेरा वैक्सीन, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रेंथ ओरल कोलेरा वैक्सीन किसने लॉन्च की है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने की है। पूछा जा रहा है इस वैक्सीन का नाम क्या है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिलकॉल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। And this is your question of the day. Senior IPS officer B. Srinivasan has been appointed as a Director General of blank. इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बने हैं? ठीक है, आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ओवरऑल मैंने आपसे आज 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, शारदा एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है पहली चीज, फिर मैंने आपको नॉट और किलोमीटर में रिलेशन पूछा है और तीसरा क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और सही आंसर भी मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे एंड पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। टेक केयर।